हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया था और आपको उसका वर्किंग समझाया था कि किस तरीके से वो एम्पलीफिकेशन करता है और किस किस जगह में उसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाद जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है एक ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर यानी एक ऐसा सर्किट जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सके। अपने पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की बात की थी कि किस तरीके से जिन सर्किट्स में पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई किया जाता है उन सर्किट्स में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, यानी वो सर्किट एज एन ऑसिलेटर काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये ऑसिलेटर सर्किट काम करता कैसे है और ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कैसे होती हैं, कितने कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब जानने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बात की बात करते हैं। दोस्तों, अपना ध्यान आप इस छोटी सी डायग्राम के ऊपर ले जाइए। यहां पर दोस्तों एक कैपेसिटर है जो पहले से ही चार्ज किया हुआ है। सपोज करते हैं ये इसकी पोलैरिटी है, ये इसका पॉजिटिव साइड, ये इसका नेगेटिव। अब हमने इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये जो प्री चार्ज कैपेसिटर है, यानी ये कैपेसिटर जो ऑलरेडी पहले से ही चार्ज किया जा चुका है, उसे हमने एक इंडक्टर, और इंडक्टर्स की बात हम कर चुके हैं दोस्तों कि वो कॉइल होती है, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब चूंकि अब यहां होगा क्या, ये बात बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों। यहां पर ये कैपेसिटर पहले से चार्ज था, अब हमने जब इसको कनेक्ट किया, एक रास्ता दे दिया, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है। यानी अब जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट चलेगी। और दोस्तों, यहां पर करंट कहां से चलेगी? कैपेसिटर से होते हुए जाएगी वो सबसे पहले इंडक्टर में, बाद में वापस, यानी इस दिशा में करंट चलती रहेगी। अब ये करंट तब तक चलती रहेगी दोस्तों जब तक ये कैपेसिटर चार्ज्ड है। लेकिन इस करंट से होगा क्या? हमने क्यों किया ये कनेक्शन? ये हमने इसलिए किया क्योंकि इंडक्टर्स की जब हमने बात की थी दोस्तों, हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ जब प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब प्रोड्यूस होती है, यानी वो कैसे होती है? जब इस कॉइल में से करंट चल रही है तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट थी, ये अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में इस इंडक्टर में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये हुआ दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? करंट चल रही है, इसमें स्टोर होता जा रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी शक्ल में करंट स्टोर होती जा रही है इसमें इंडक्टर में, और कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ तब तक होगा जब तक इस कैपेसिटर में चार्ज है। एक बार जब ये कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया दोस्तों, तो क्या होगा? चार्ज खत्म, यानी अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट में करंट चलना बंद हो जाएगी। अब इस सर्किट में क्या कोई करंट का सोर्स या कोई वोल्टेज का सोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि कैपेसिटर ने काम करना बंद किया है, कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया, कोई करंट नहीं चल रही। इस दिशा में करंट चल रही थी, वो अब नहीं चल रही। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इस इंडक्टर में हुई, उसकी वजह से फिर करंट चलना शुरू करती है। और किस दिशा में? बिल्कुल उसी दिशा में जिस दिशा में पहले चल रही थी। जब ऐसा होगा तो दोस्तों हुआ क्या? अब यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर फ्लो इस तरफ हो रहा है, यानी पहले केस में हमने देखा था कि कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड ये था, ये नेगेटिव। अब यहां से जब करंट फ्लो होना शुरू होगा, ये साइड बन जाएगा पॉजिटिव, यानी ये बन जाएगा नेगेटिव। यानी हुआ क्या? जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ और इंडक्टर्स में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई थी मैग्नेटिक शेप में, वो जब चलनी शुरू हुई कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने के बाद, तो जिस दिशा में पहले करंट चल रही थी उसी दिशा में चलेगी, लेकिन कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब ये हुआ दोस्तों, अब क्या हो रहा है? फिर से करंट चलनी शुरू हो गई। यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब फिर से इसमें से करंट चलनी शुरू हो गई। लेकिन ये करंट भी कब तक चलेगी? तब तक जब तक कि इस इंडक्टर में स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। जब ये खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा दोस्तों? फिर करंट चलना बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या हो चुका है? तब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, यानी ये फिर करंट को अब रिवर्स दिशा में चलवाएगा, यानी फिर से इसकी पोलैरिटी वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। यानी हो क्या रहा है अल्टीमेटली? करंट कभी इस दिशा में चल रही है तो कभी इस दिशा में चल रही है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, इसको अगर मान लीजिए करंट इस दिशा में चल रही है, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, यानी हो क्या रहा है?
हो ये रहा है दोस्तों कि अल्टरनेटिंग करंट चल रही है, या यूं कहूं कि एक अल्टरनेटिंग वेव चल रही है इसमें से, जो डायग्रामेटिकली आप जानते हैं दोस्तों, जो कभी इस दिशा में चल रही है फिर कम जीरो हो जाती है, फिर इस दिशा में चल रही है, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में। यानी देखा जाए तो अगर हम इस सर्किट का आउटपुट लेकर देखें दोस्तों, तो हमें मिलेगा क्या क्या हो रहा है इस करंट के साथ? ये करंट ऑसिलेट कर रही है। इसी चीज को कहते हैं ऑसिलेट करना। पॉजिटिव साइड से फिर नेगेटिव पर जाना, फिर जीरो पर, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। यानी ये इस सर्किट को कहा जाता है दोस्तों एलसी टैंक सर्किट। एल का मतलब होता है इंडक्टर और सी का मतलब है कैपेसिटर। यानी ये सबसे बेसिक एक उदाहरण हमने देखा यहां पर एक ऑसिलेटर सर्किट का। लेकिन इसमें एक बात है दोस्तों, वो बात ये है कि अपने पिछले वीडियोस में ही हम बात कर चुके हैं रिएक्टेंस की। रिएक्टेंस आपको याद होगा दोस्तों, करंट यहां पर बन गई अल्टरनेटिंग, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो गई, ऑसिलेशन हम इसमें से जा रही है, यानी जो करंट इसमें से चल रही है वो एक अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जब बात की थी रिएक्टेंस की, तो हमने ये भी देखा था कि रिएक्टेंस क्या होता है। रिएक्टेंस होता है किसी भी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर्स की वजह से अल्टरनेटिंग करंट को जो अपोजिशन मिलती है, जो रुकावट मिलती है, उसे कहा जाता है रिएक्टेंस। अब ये रिएक्टेंस यहां दो तरह की है, एक वो जो इस कैपेसिटर की वजह से मिल रही है, इसे कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और दूसरी है जो इस इंडक्टर की वजह से मिल रही है, जिसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी अब ये जो एसी बन गई, जो अल्टरनेटिंग करंट इसमें से चल रहा है, उसको बिकॉज ऑफ ये जो सर्किट है, इसी की सर्किट की कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल है और इंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से उस बनी हुई अल्टरनेटिंग करंट को क्या मिल रही है? रुकावट। यानी ये जो वेव फॉर्म हुई यहां पर दोस्तों, जैसे जैसे ये सर्किट चल रहा है, काम करता रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो कुछ टाइम तक ठीक चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड खत्म होने लगेगा। जब किसी ऑसिलेशन में ऐसा हो, जब कि उसका एम्पलीट्यूड एक अच्छी लेवल से, एक अच्छी हाई लेवल से धीरे धीरे होकर खत्म होने लगे, उस ऑसिलेशन को कहा जाता है दोस्तों डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है वो जो अब कमजोर पड़ रही है। कमजोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस है वो इस अल्टरनेटिंग करंट जो उसमें से डेवलप हुई, इस कैपेसिटर एक्शन और इंडक्टर एक्शन के जरिए जो इसमें से अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुई, अब वो दोनों ही कंपोनेंट्स उसी चीज को रोक रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे इसका जो वेव थी उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे जीरो होगा। अब दोस्तों ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां दिखाया अबाउट एन ऑसिलेटर सर्किट। लेकिन प्रैक्टिकली ये सर्किट बनाया कैसे जाता है, वहां पर आप ये समझेंगे प्रैक्टिकली इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रैक्टिकली यहां तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि डैम्पिंग का मतलब क्या। डैम्पिंग मतलब है धीरे धीरे ऑसिलेशंस खत्म हो रही है। यानी हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें तो चाहिए सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, जो जैसी स्टार्टिंग पॉइंट पे थी वैसे ही रहे हमेशा। यानी हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए जो इसमें से जो एनर्जी लॉस हो रहा है, ये देखिए धीरे धीरे ये जो एनर्जी खत्म होती जा रही है, उसको कॉम्पनसेट कर सके। कोई एक ऐसा मैकेनिज्म जो वापस से इस सर्किट में उतनी एनर्जी वापस फीडबैक करवाए जितनी कम हो रही है। उससे क्या होगा, ये फिर से और कॉन्स्टेंटली करता रहे ताकि हमें कॉन्स्टेंट ऑसिलेशंस मिलती रहे। वही तो एक ऑसिलेटर सर्किट का काम है दोस्तों। इसीलिए प्रैक्टिकल डिजाइन जब हम करते हैं ऑसिलेटर्स का, तो ऑसिलेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, एक एम्पलीफायर सर्किट। जिस तरह से आपको याद होगा जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात की थी, वहां मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक वापस दें तो सर्किट ऑसिलेटर बन जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक पर जो आउटपुट है वो इन फेज होता है इनपुट के साथ, यानी दोनों का उठना और गिरना सेम टाइम पीरियड पर होता है। जब ऐसा होता है, जब दोनों इन फेज होते हैं, तो जब हम उसको आउटपुट को उठाकर, पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट को उठाकर वापस इनपुट में दे देंगे, तो जो लॉस हुआ है इनपुट का, जो यहां लॉस हो रहा था इनपुट का कैपेसिटर इंडक्टर की वजह से, वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, एक एम्पलीफायर में अगर हम सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक दे दें, पॉजिटिव फीडबैक को दोस्तों हम
रीजेनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोबारा से रिजुमिनेट कर देता है, दोबारा से जनरेट कर देता है। अगर जो जो सिग्नल स्ट्रेंथ यहां इनपुट पर खत्म हो गई थी, हमने क्या किया? पॉजिटिव फीडबैक दिया। पॉजिटिव फीडबैक यानी हमने, आपको याद होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में, जब हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो था उसका प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम उस पर आउटपुट का कुछ पोर्शन दे रहे थे, वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक से क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ कि इन फेज, ये आउटपुट इसका इन फेज था, ये भी, ये इसका फेज अगर ये है, ये इसमें ऐड हुआ, यानी इसका भी इन फेज हो गया। जब ऐसा हुआ तो जो यहां से कमी हो रही थी इसमें, वो पूरी हो गई। तो यानी अब हमें जो ऑसिलेशंस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? सस्टेन्ड, क्योंकि जो जो एनर्जी लॉस हो रहा था कंपोनेंट्स की वजह से, वो पूरा हो जाएगा। इसको कहते हैं दोस्तों एक प्रैक्टिकल ऑसिलेटर सर्किट। लेकिन इतना ही तो नहीं है, क्योंकि जब हमने एक फीडबैक दे दिया, अब क्या बात है कि एक तो इस एम्पलीफायर का अपना गेन है, यानी ये है तो एम्पलीफायर, इनपुट को किसी डिग्री से, किसी मात्रा में बढ़ा रहा है। अगर मान लीजिए इनपुट हमने दिया, इस एम्पलीफायर ने क्या किया? उसकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। कितनी डिग्री बढ़ाया? वो है इसका गेन। अब अगर इस एम्पलीफायर का अपना गेन है, तो इस फीडबैक पाथ का, या इस फीडबैक जो हमने मैकेनिज्म दिया, इसका भी अपना गेन होगा। यानी यहां पर दो गेन्स की बात करनी है हमें। एक गेन जो एम्पलीफायर का है, क्योंकि एम्पलीफायर भी बढ़ा रहा है, और वो गेन जो हमें इस फीडबैक पाथ से मिल रहा है। तो दोस्तों एक ऑसिलेटर का जो गेन हमें ओवरऑल मिलेगा, उसकी एक इक्वेशन आपको यहां पर लिख कर दे देता हूं। जो ओवरऑल गेन है एक ऑसिलेटर सर्किट का, वो बराबर होता है A/1 + A × बीटा। अभी तो हमने नाम दिए हुए हैं। A क्या होता है? A है इस एम्पलीफायर सर्किट का गेन, जहां पर A है एम्पलीफायर सर्किट का गेन, और ये जो बीटा है, ये है फीडबैक गेन। ये जो फीडबैक वाला पाथ है, इसका अपना गेन। ये इक्वेशन जो है, ये रिप्रेजेंट करती है बेसिक क्लोज्ड लूप, क्योंकि अब ये क्लोज्ड लूप है। आपको याद होगा ओपन लूप यानी जहां कोई फीडबैक ही नहीं था, लेकिन अब जो फीडबैक दे दिया हमने, तो क्या है? क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप गेन किसी भी ऑसिलेटर सर्किट का इसके बराबर होता है। अब इससे दोस्तों बेसिक एक बात है, A × बीटा, मैथमेटिक्स की बात आ जाती है यहां पर। अगर हम इन दोनों को, अगर A × बीटा यानी इसका गेन कितना इसने बढ़ाया सिग्नल को, इंटू इसका गेन, फीडबैक का गेन, इसने कितना बढ़ाया सिग्नल को, क्योंकि ये भी तो वापस दे ही रहा है ना इनपुट में आउटपुट से, इन दोनों के गेन का प्रोडक्ट, यानी ये जो फैक्टर है A × बीटा, अगर ये 1 से ज्यादा हो तो क्या होगा दोस्तों? एक और दिक्कत हमारे सामने आएगी। यहां तो हम देख रहे थे, यहां हम देख रहे थे कि एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज हो रही है, यानी एम्पलीट्यूड जो है इसका वेव का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाए, इसका गेन मल्टीप्लाइड बाय इसका गेन, एम्पलीफायर का गेन मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक का गेन 1 से ज्यादा हो, तो दिक्कत ये होगी कि अब एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंटली बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह की वेव फॉर्म आएगी। अब अगर ये फैक्टर, इन दोनों के गेन का मल्टीप्लिकेशन, एम्पलीफायर गेन मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक गेन, अगर 1 से छोटा हो, तो ये दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत? कि अब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी दो सूरतें हैं, अगर A × बीटा 1 से बड़ा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लेकिन A × बीटा यानी एम्पलीफायर गेन मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक गेन अगर 1 से कम है तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे गिर रहा है, यानी डैम्पिंग हो रही है। दोनों ही सूरतों में हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इस केस में सिग्नल स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है लेकिन आउटपुट डिस्टॉर्टेड है। हमें ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें सस्टेन चाहिए कि एम्पलीट्यूड फिक्स रहे। ये वो नहीं है। एम्पलीट्यूड फिक्स कब रहेगा दोस्तों? जब ये फैक्टर A × बीटा न कम न ज्यादा बल्कि सिर्फ बराबर होगा 1 के। यानी जब इन दोनों की प्रोडक्ट, इस एम्पलीफायर गेन की प्रोडक्ट कर दी जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसे फीडबैक गेन के साथ, ये प्रोडक्ट जब बराबर हो 1 के, न कम न ज्यादा, तो क्या होगा? ये एम्पलीट्यूड जो है दोस्तों कांस्टेंट रहेगा। अगर यहां पर ये 5 वोल्ट था इनपुट लेवल पर या किसी एक पॉइंट पर, तो नेक्स्ट पॉइंट पर भी ये 5 वोल्ट ही रहेगा। तो हमें जो आइडियल ऑसिलेशंस चाहिए थी वो हमें तब मिलेंगी जब ये फैक्टर इक्वल टू 1, यानी गेन फैक्टर किसी भी ऑसिलेटर सर्किट का अगर 1 होता है तो ही हमें इसकी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलेंगी। अब दोस्तों एम्पलीफायर ऑसिलेटर सर्किट्स के बारे में हमें इन डिटेल बात करनी है।
इसके और भी सारे टाइप्स होते हैं। इसमें कई तरह के ऑसिलेटर सर्किट्स के ज़रिए ये समझाया जाएगा आपको कि किस तरीके से अलग अलग तरह के ऑसिलेटर्स काम करते हैं। बहरहाल आपको मोटे तौर पे इतना बता दूं अभी कि ऑसिलेटर सर्किट्स बेसिकली हम दो तरह के मानते हैं ब्रॉडली। होते तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन ऊपरी तौर पे डिटेल में अगर गए बिना ऊपर से देखा जाए मैक्रो व्यू से, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं दोस्तों हार्मोनिक ऑसिलेटर, और दूसरे को हम कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में इतना बता देता हूं अभी आपको कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में दोस्तों क्या होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक एम्पलीफायर सर्किट है, यहाँ एक एम्पलीफायर है और एक फीडबैक है। ये जो फीडबैक है ये वापस जा रहा है आउटपुट से इनपुट में। अब दोस्तों एम्पलीफायर जो होता है ये ट्रांजिस्टर भी तो हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का पर्पस भी तो एम्पलीफिकेशन है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। यानी अगर ये ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर क्या हुआ दोस्तों? ट्रांजिस्टर होता है एक एक्टिव डिवाइस। आपको याद होगा अपने पिछले वीडियोस में हम एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस की बात कर चुके हैं। जिन सर्किट्स में दोस्तों एक्टिव डिवाइस से ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, जिन डिवाइसेस में एक्टिव डिवाइसेस से जाता है फ्लो पैसिव डिवाइसेस में, यानी कि एनर्जी का फ्लो जो है एम्पलीफायर से जा रहा है, एम्पलीफाइड यहां पर एम्पलीफाई हुआ फिर वापस जा रहा है फीडबैक पाथ जो कि बना होता है पैसिव कंपोनेंट से। आपको याद होगा जब हमने सर्किट डिटेल्स बात की थी तो आरसी नेटवर्क हमने देखा था, जहां पर कि रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स हम इस्तेमाल करते हैं जो कि होते हैं पैसिव नेटवर्क, पैसिव डिवाइसेस। तो जिन सर्किट्स में एक्टिव डिवाइसेस से एनर्जी का फ्लो जा रहा है पैसिव, उन्हीं से बनता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इस केस में दोस्तों जो फीडबैक नेटवर्क होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जो फीडबैक नेटवर्क होता है यही डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी यानी ये जो अल्टरनेटिंग हमें वेव मिली यहां पर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी यानी साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार, ये एक साइकिल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी एक साइकिल, एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल होंगे वो डिसाइड करता है फीडबैक नेटवर्क। किसमें? हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आउटपुट होता है दोस्तों वही होता है एक साइन वेव जिसे कहते हैं, यानी जिस वेव के बारे में हम अब तक बात कर रहे थे। दूसरा होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में क्या होता है दोस्तों, एक्टिव से पैसिव डिवाइसेस की में एनर्जी फ्लो नहीं होता, बल्कि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है एनर्जी का, यहां से इसकी तरफ, यहां से इसकी तरफ। और इन जैसे डिवाइसेस में, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स में मेन खासियत क्या है कि ये जो जैसे इस सर्किट में हमने देखा था, जो अभी आपको दिखाया था कि हमने कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, वो डिसाइड करता है जो चार्जिंग टाइम पीरियड है, कितने टाइम तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कितने टाइम तक डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी आउटपुट की। और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यानी फीडबैक नेटवर्क डिसाइड नहीं करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जनरेटेड आउटपुट की, वो ये डिसाइड नहीं करता। फीडबैक कौन डिसाइड करता है? उसमें जो कैपेसिटिव कंपोनेंट लगा है, कैपेसिटर कंपोनेंट लगा है, उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड। और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का जो आउटपुट होता है दोस्तों वो साइन वेव नहीं होता, वो कुछ और वेव फॉर्म भी हो सकता है, जैसे सॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म होती है, इस तरह का होगा, या ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो सकती है इस तरह की, लेकिन कभी भी एक साइन वेव नहीं होगी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको ब्रॉड थोड़ा बहुत बताया कि किस तरह के इसके क्या टाइप्स होते हैं। असली हम अगला अपने आने वाले वीडियोस में इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों इस टॉपिक को लेकर या प्रीवियसली डिस्कस किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।